नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह सावित्री हॉस्पिटल देवरिया से। आज हम बात करेंगे ओसिपिल्स पे, जिसे हम गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। यह क्या है, कितने प्रकार के अवेलेबल हैं, कब इसे दिया जाता है, इसके साइड इफेक्ट्स और सबसे इम्पोर्टेंटली गायनेकोलॉजिस्ट के लिए कब कौन से ओसिपिल्स को पसंद करना चाहिए। ओसिपिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां, डिपेंडिंग अपॉन कि इसका डोजेस किस तरीके से डिवाइडेड है, इसे मोनोफेसिक, बाईफेसिक, ट्राइफेसिक और न्यूएस्ट के अंदर क्वाड्रिफेसिक कहा जाता है। डिपेंडिंग कि आपके 21 गोलियां किस तरीके से डोजेस अरेंज की हैं। अगर सेम अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन डे 1 से लेकर के डे 21 तक है तो उसको मोनोफेसिक बोलते हैं। अगर पहले के 14 गोलियों के अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा थोड़ी अधिक और बाद के 14 दिन के अंदर ईस्ट्रोजन की मात्रा कम रखते हुए, और वैसे ही स्टार्टिंग के 14 डेज में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम रखते हुए और बाद के 14 डेज में अगर प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा ज्यादा रखते हुए कोई 21 दिन की गोलियों को डिवाइड किया है तो उस ओसिपिल्स को बाईफेसिक बोलते हैं। ऐसे ही अगर 21 दिन में अगर यही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा 2 बार चेंज की जाती है तो उसको ट्राइफेसिक बोलते हैं। और अगर यह चीज 4 बार चेंज होती है, जो कि न्यूएस्ट ड्रग है ओसिपिल्स के, उसे क्वाड्रिफेसिक बोलते हैं। आखिर इन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के डोज का इतना चेंजेस करने का मतलब क्या है? क्योंकि कोई भी पदार्थ अगर हम शरीर में डालते हैं तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, और यही चीज जितना शरीर को जरूरत है उतना दिया जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स उतने कम होने लगते हैं, और वो हमारे बॉडी के वेरिएशन से उतना मैच करता है। इसी चीज के हिसाब से मोनोफेसिक, बाईफेसिक, ट्राइफेसिक और क्वाड्रिफेसिक की दवाइयां बनी हैं। नॉर्मली 90% ऑफ द ड्रग्स जो मार्केट में अवेलेबल है और यूज होते हैं वो मोनोफेसिक है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे इसके प्रोजेस्टेरॉन कंटेंट के साइड इफेक्ट नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस के अलावा कोई कोई प्रोजेस्टेरॉन वैस्कुलर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का भी रिस्क रखता है। ईस्ट्रोजन जो इस मामले में ज्यादा साइड इफेक्ट रखता है, बिसाइड नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, ब्रेस्ट टेंडरनेस के लिए, यह थोड़े बहुत लिपिड प्रोफाइल डिरेंज करता है, रिस्क ऑफ थोड़ा बहुत स्ट्रोक बढ़ाता है, रिस्क ऑफ कोलेस्टैटिक जॉन्डिस या रिस्क ऑफ गॉलस्टोन्स को बढ़ाता है, रिस्क ऑफ वैस्कुलर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी रखता है। पेशेंट को थोड़े बहुत ड्राउजीनेस की भी कंप्लेन हो सकती है। तो हमें इसे यूज कब करना चाहिए और कब कौन सा देना चाहिए? ओसिपिल्स जैसे नाम कहलाता है, गर्भ निरोधक गोलियां कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज की जाती है, लेकिन इसके बाकी जगह पे भी बहुत ज्यादा यूजेस हैं, जैसे इर्रेगुलर साइकिल्स। पीसीओएस के अंदर दो मेन पैरामीटर्स, इर्रेगुलर साइकिल्स और एंड्रोजन लेवल्स को बढ़ना, जिसे प्रेजेंट करते हैं एक्ने, हिर्सुटिज्म, हेयर फॉल की तरह, बहुत हेल्पफुल रहते हैं ओसिपिल्स। इसके अलावा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जब किसी महिला को हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जिसका कोई पैथोलॉजिकल कॉज ना हो, जैसे कोई पॉलिप या मालियोमायोमा ना हो, तो उसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दे करके हम अंदर के एचपीओ एक्सेस को रेगुलेट करते हैं और इस ब्लीडिंग को, परत को कंट्रोल करते हुए ब्लीडिंग कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ओसिपिल्स को एंडोमेट्रियोसिस और फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, कि कई बार अल्ट्रासाउंड में छोटे छोटे ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, जिसे हम दवाइयों से घुलाने की कोशिश करते हैं, तब ओसिपिल्स दिया जाता है। तो ओसिपिल्स जो मार्केट में इतने सारे अवेलेबल हैं, कब कौन सा देना चाहिए यह हमको मालूम होना चाहिए, खासकर गायनेकोलॉजिस्ट और जो कोई भी ओसिपिल्स को प्रिस्क्राइब करता है उसे मालूम होना चाहिए। ओसिपिल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होता है। ईस्ट्रोजन मेनली इथेनाइल एस्ट्राडियोल होता है, जिसके डोज डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कंपनी के साथ कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से डिपेंड होता है। 0.02 मिनिमम डोज के साथ साथ 0.03, 0.035 और कुछ कम ड्रग्स के अंदर 0.05 तक अवेलेबल है। जिस किसी भी दवाई के मिनिमम डोज से पेशेंट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके, वह ईस्ट्रोजन का कंटेंट और अमाउंट बेस्ट होता है। प्रोजेस्टेरॉन की जो हम बात करें,
जो कि मार्केट में डिसोजेस्ट्रल हो, ड्रोसिप्रोनॉन हो, सिप्रोट्रोन हो, लेवोनोजेस्ट्रल हो, नोजेस्ट्रल हो, यह मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि हमें किस पेशेंट को कौन सी गर्भ निरोधक गोली देनी चाहिए। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मली दो टाइप के होते हैं, नेचुरल प्रोजेस्टेरॉन जिसमें हमारा माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन और डाइड्रोजेस्टेरॉन आता है, जिसे हम मेनली प्रेगनेंसी के दौरान यूज करते हैं, और दूसरा सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन के 4 जनरेशन ड्रग्स हैं। जनरेशन 1 यानी ईस्ट्रेन डेरिवेटिव, जिसमें इंक्लूड होता है नॉरएथिस्ट्रॉन, जो कि सबसे हाईएस्ट पोटेंट प्रोजेस्टेरॉन है। किसी भी पेशेंट को ब्लीडिंग अगर हो रही है और हमने उसको नॉरएथिस्ट्रॉन दिया है, तो उसकी क्षमता है कि उस ब्लीडिंग को रोक दे। लेकिन इस प्रोजेस्टेरॉन को हम लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है। तो हमें उतना ही समय दिया जाता है जितने में हम इसके कॉज को ट्रीट कर सकें, और अगले महीने तक उसे हम कॉज को ट्रीट। सेकेंड जनरेशन में आता है लेवोनोजेस्ट्रॉन, जो कि एक पोटेंट प्रोजेस्टेरॉन है और माइल्ड एंड्रोजेनिक एक्टिविटी रखता है। चूंकि यह बहुत पोटेंट है, इसलिए इसे आईपिल में, जिसको हम अनवांटेड 72 के नाम से कहते हैं, या फिर LNG IUS के अंदर, जिसमें हम लेवोनोजेस्ट्रॉल को इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के तरह अंदर यूट्रस में प्लेस करते हैं, को भी रखा जाता है। और यह सबसे लोएस्ट रिस्क ऑफ वैस्कुलर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म रखता है। इसलिए सबसे सेकेंड जनरेशन होने के साथ साथ सबसे लोएस्ट रिस्क ऑफ वैस्कुलर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के साथ साथ भले ही लिटिल एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट हो कि पेशेंट को थोड़ा एक्ने हिर्सुटिज्म के कंप्लेन हो, इसे सबसे ज्यादा यूज करने वाला सरकारी में यूज किया जाता है, जिसे हम माला N या माला D के नाम से जानते हैं। थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें हमारा डिसोजेस्ट्रल आता है, जो कि मिनिमल एंटी एंड्रोजेनिक है लेकिन गुड लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है, जो कि हम स्पेसिफिकली हार्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए और उससे ज्यादा साइक्लिकल्स को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा फोर्थ जनरेशन प्रोजेस्टेरॉन, जो कि ड्रोसिप्रोनॉन है, एक एंटी एंड्रोजेनिक है विथ एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटीज, यानी ये बॉडी में डायूरेसिस कॉज करता है, जो कि अगर फीमेल को वेट गेन हो रखा है या ब्लोटिंग हो रखी है वाटर रिटेंशन में, तो ये इसको देना सबसे इजीएस्ट और अच्छा रहता है। इसके अलावा एक सिप्रोट्रॉन एसिटेट प्रोजेस्टेरॉन है, जो कि सबसे ज्यादा पोटेंट एंटी एंड्रोजन है, और एंटी एंड्रोजन का मेन यूज होता है जिस किसी भी फीमेल को एंड्रोजेनिक का फीचर्स आ रहा हो, जैसे PCOS के पेशेंट हो और उसके अंदर एक्ने, हिर्सुटिज्म, हेयर लॉस का फीचर हो, तो उसके अंदर हम सिप्रोट्रॉन एसिटेट देना पसंद करते हैं। यह हमारे 4 जनरेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है, जिसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को कौन सा प्रोजेस्टेरॉन प्रेफर करना चाहिए। इसलिए किसी को भी अगर अपने कोई कंप्लेन हो जिससे आपको लगता है कि हमें कॉन्ट्रासेप्शन और उस कंप्लेन को रिलीव करने के लिए उसे पिल स्टार्ट करना चाहिए या देना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके सही प्रोजेस्टेरॉन वाले ओसिपिल्स पे शिफ्ट होना चाहिए। ओसिपिल्स की हाई डाटा अवेलेबल है कि 5 to 10 years ऑफ ओसिपिल्स कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं करता है, और सही डोजिंग और सही अमाउंट से मिलने पे यह ओवेरियन कैंसर को प्रिवेंट तक करता है। तो गर्भ निरोधक गोलियां को आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही कुछ पेशेंट्स परेशान होते हैं यह कह के कि बाद में हम बच्चे कंसीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ओसिपिल्स बहुत अच्छे गर्भ निरोधक हैं, जिसकी कोई इफेक्ट गोलियां बंद करने के बाद HPO एक्सिस पे नहीं रहती है, और इसके बाद नॉर्मल ओव्यूलेशन बिल्कुल आराम से स्टार्ट हो जाता है। इसे नॉर्मली महीने के दूसरे से 5वें दिन के बीच में शुरू किया जाता है और 21 दिन लगातार चलाया जाता है। कभी कभी कोई गोली मिस हो जाए तो जैसे ही आपको याद आए, आपको दूसरे ही दिन तुरंत वो गोली ले लेनी होती है, और दूसरी गोली को अपने टाइम पे लेना होता है। अगर आपके 2 दिन गोलियां मिस हो जाए तो कोशिश करना होता है कि तीसरे दिन आप 3 गोलियां एक साथ ले लें, जैसे ही आपको याद आए वो 2 गोलियां,
और जब तीसरे गोली का समय हो तो, और आगे के 7 दिन कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल जरूर करें। सही तरीके से इस्तेमाल किए गए ओसे पिल्स की कॉन्ट्रासेप्शन के फेलियर रेट बहुत ही कम होते हैं। गोलियों का मिनिमम साइड इफेक्ट है और इसे आप आराम से ले सकते हैं। धन्यवाद।